दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए अथक प्रयास करूंगा कि आपको छोटी छोटी चीजें भी आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, और नोट्स बना सकते हो तो बना सकते हैं, और नहीं बना सकते तो दोस्तों ये जो हमारा नंबर इस साइड में दिया हुआ है, ये इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके अपने नोट्स घर पर मंगा सकते हैं, वो भी हस्तलिखित। चलिए करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो पहले इसकी भूमिका को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अलग पॉइंट पे समझाऊंगा। ठीक। तो देखिए, कोहलबर्ग का जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ था, और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां से तो प्रश्न बनता नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। निवासी कहाँ के थे ये प्रश्न बन जाता है। तो ये आपके अमेरिका के निवासी थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था 1958 ईस्वी में। ठीक है, 1958 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। और इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां ली थी। कितनी? 11 कहानियां ली थी। लेकिन इन कहानियों में से एक फेमस हुई थी, उसका नाम भी बताएंगे। कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। और इन कहानियों में सबसे जो प्रसिद्ध थी वो थी हिंज की कहानी। कहीं कहीं आपको हाइनज लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन हिंज की कहानी काफी फेमस थी। और इन्होंने दोस्तों 20 वर्षों तक बच्चों के साथ साक्षात्कार अर्थात कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछे, और इसके बाद इन्होंने निर्णय निकाला। ठीक है, और नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये सिद्धांत प्याजे और जॉन डिवी के विचारों पर ही आधारित था। अब हिंज की जो कहानी है, मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूं। देखो हिंज की कहानी में क्या है। चार पिक्चर हैं। पहला पिक्चर है आपका ये। इस पिक्चर में कहा गया है कि एक महिला है, वो काफी बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। अर्थात हिंज की पत्नी काफी बीमार थी, एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित थी, और इसको जो है दवा की आवश्यकता थी। लेकिन हिंज महोदय देखते हैं कि भाई ना तो पर्स में पैसे हैं और ना ही यार दोस्तों पे पैसे हैं, तो पैसे का जुगाड़ कहाँ से किया जाए जो इसकी पत्नी को बचा सके। वहीं पर दोस्तों एक डॉक्टर ने इस दवा का इलाज करा, मतलब इस दवा को बनाया था, और ये सोच रहा था कि मैं इस दवा के 10 गुने पैसे लूंगा, अर्थात इस दवा को बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा, क्योंकि मैंने इस दवा का बनाया इस दवा को। अब हिंज महोदय को पता लगता है कि भाई डॉक्टर ने दवाई बनाई है, तो वो जो है इसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि आप जो है मुझे 50% छूट पर इसको दे दीजिएगा, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है। ठीक। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग लिखित रूप में पढ़ लेते हैं। हेंज की पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा उसे बचा सकती है। दवा की खोज एक स्थानीय रसायनज्ञ ने की थी, और हेंज ने उसे कुछ खरीदने की बहुत ज्यादा कोशिश करी उस दवा को। लेकिन दवा बनाने की जो लागत जो लगी थी वो दुगना लगी थी, 10 गुना पैसा वसूल रहा था। मान लीजिए वो जितने में की बनी थी उससे 10 गुना ज्यादा पैसा वो उस दवा का ले रहा था। और हेंज की क्षमता जो है बिल्कुल नहीं थी कि वो उस दवा को खरीद सके। परिवार और दोस्तों की मदद के बाद भी जो है वो केवल और केवल 50% पैसा जुटा पाया था। उसने केमिस्ट को समझाया कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी मर रही है, तो मुझे सस्ती दवा दे दो, वो बच जाएगी, और बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया हमें जरूरत नहीं है, आपकी पत्नी मरे या कुछ ही हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों उसने ये भी कहा कि मैंने जो दवा बनाई है वो पैसे कमाने के लिए बनाई है। ठीक है, मैं किसी के भला करने के लिए नहीं बैठा।
पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, इसलिए उस रात बाद में वह दवा की दुकान में घुस गया और दवा उसने चुरा ली। क्या हेंज को अपनी पत्नी के लिए दवा चुराने के लिए प्रयोगशाला में घुसना चाहिए था? क्यों या क्यों नहीं? अब दोस्तों कोहलबर्ग ने कई सारे प्रश्न पूछे। क्या क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी? अगर हेंज अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता तो क्या इससे कुछ बदलाव आएगा? अगर मरने वाला कोई अजनबी हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर महिला मर जाए तो क्या पुलिस को केमिस्ट को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए? मतलब ये क्वेश्चन आप बच्चों से भी पूछ सकते हो, ऐसी कहानी बच्चों से पूछकर। क्या उसको दवा चुरानी चाहिए थी? अगर वो पहले से अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था और दवा से उसने अपनी पत्नी को बचा लिया तो क्या अब उसमें कुछ बदलाव आएगा? इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे साथियों। कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर दो प्रश्नों का निर्माण करा। एक था आपका नैतिक दुविधा, अर्थात जिसको बोलते हैं मोरल डिलीमा। ठीक, कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के निर्णय लेने में जिन दुविधाओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे क्या दुविधा हो गई? जैसे अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और उसने चोरी करी तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो दुविधा जो है उसके सामने आ रखी है। अब एक दूसरा जो था वो था आपका मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना। दो विचारों के मध्य है, दो विचारों के बीच सही और गलत का तर्क करना, दो विचारों के बीच सही और गलत का तर्क करना। जैसे हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी का फैसला ले लिया। ठीक, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में मैंने आपको बताया है डियर। ठीक, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्था बताई है तथा इन अवस्थाओं को 3 पार्ट में यानी कि 3 स्तरों में बांटा है। जैसे दोस्तों पहली स्टेज है आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, इसको पूर्व परंपरागत अवस्था कह सकते हैं, पूर्व पारंपरिक अवस्था कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज। सेकंड है आपका कन्वेंशनल स्टेज जो कि पारंपरिक या परंपरागत अवस्था होती है। तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसको बोलते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तीनों के बारे में पता लग गया। अब दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीके से और सिंपल सिंपल उदाहरणों के माध्यम से समझाने वाला हूं। प्री कन्वेंशनल स्टेज ये आपकी है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, वो मैं आगे बताऊंगा। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसकी जो समय अवधि होती है ये आपकी शेष अवस्था होती है और ये 4 से 10 वर्ष तक लगभग इसकी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव हो जाता है, ये जो इसकी विशेषता में आ सकता है दोस्तों। ठीक, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ भी हो जाता है। बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है, वैसा जैसा देखता है वो वैसा ही सीखता है। बालक में तर्क एवं चिंतन का बाहरी आवरण मतलब बाहरी घटना होती है। मैं आपको एक दूसरे पेज पर बता देता हूं प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। देखिए अगर मैं स्टेज की बात कर लेता हूं तो इस अवस्था में बालक जो होता है वो सही और गलत है ना, इसके फायदे समझता है। बच्चा ये नहीं सोचता कि काम अच्छा है या बुरा, वो सोचता है कि दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, फायदा होगा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो बड़ों को देखकर सीखता है, जैसा बड़े करते हैं वैसा वो सीखता है। अब दोस्तों ये जो सोच का आधार है वो उसकी बाहरी घटना पर आधारित होता है, यानी कि खुद का विवेक नहीं होता उसका, वो दूसरों का विवेक होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस अवस्था को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आज्ञा एवं दंड। अक्षर भी कैसे बन रहे हैं आज। आज्ञा एवं दंड, और दूसरा है दोस्तों इसमें
क्या है दूसरा अवस्था? अहंकार की अवस्था। ठीक है, अहंकार की अवस्था। मैंने दूसरी वाली स्लाइड पे भी लिख रखा है, ऐसी बात नहीं है, वो वहां पर भी समझा सकता हूं आपको। देखो, ये जो है आपका, इस अवस्था की दो अवस्थाएं हैं, यानी कि इस स्तर की दो अवस्थाएं हैं आपकी साथियों। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड न मिल जाए। मम्मी पापा ने एक गिलास पानी मंगाया दोस्तों, वो आपका कहना जरूर मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि आप उसको दंडित कर सकते हो, बच्चा छोटा ही तो है, उसको नहीं पता कि भी डांट पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या होता है, बच्चा काम किस लिए करता है? उसको डांटना पड़े, सजा ना मिले। ठीक, सही गलत का निर्णय दिए गए दंड वो पुरस्कार से करता है। मतलब अगर आप जो है उससे गिलास पानी मंगा रहे हैं, मान लीजिए आपने गिलास पानी उससे मंगाया बच्चे से, और आपने क्या किया, आपने कहा, वो पानी ला के दे दिया उसने, आपने कहा शाबाश बेटा, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, हमारी बच्ची तो बहुत अच्छी है, पानी को सुन जाती है, ऐसे बोलते हैं ना हम, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो वो जो है मोटिवेट हो जाएगी या हो जाएगा। आगे से आप कुछ भी काम को कहेंगे वो तुरंत कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि आप उसको बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो पानी नहीं लाता है या नहीं लाती है, तो आप कहते हैं कि पानी लेकर आओ, नहीं लेकर आई, आपने उसकी पिटाई कर दी, तो फिर डर के मारे लेकर आएगा। ठीक है, बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। सही है, बच्चा काम किस लिए करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि उसको दंड ना मिले। सही गलत का जो निर्णय होता है वो पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के रूप में आप मान सकते हैं कि बच्चा चोरी नहीं करता, क्यों? डांट पड़ेगी। बच्चा होमवर्क क्यों करता है? क्योंकि टीचर मारेंगी। बच्चा कहेगा कि मैंने गलती नहीं की, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष आपका निकल रहा है कि डर से आज्ञा मानना, इसमें निकल रहा है डर से आज्ञा मानना। ठीक, अब दूसरी जो है आपका दूसरा पार्ट है, इसका स्तर है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो, इस अवस्था में बालक अहम का भाव रखता है। बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार काम करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अगर हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वो हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। समझाऊं इसको आसान भाषा में मैं आपको? चलिए दोस्तों, होता क्या है, बच्चा क्या है, अपने फायदे के बारे में सोचेगा। तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा, ये वाली सोच रखता है बच्चा। बच्चा दोस्त से कहता है कि तुम मुझे पेंसिल दे दे और मैं तुझे रबड़ दे दूंगा, तो ये वाली अवस्था इसमें आ जाएगी ना आपकी। ठीक, और बच्चा ये भी सोचता है कि अगर मैं भाई की मदद करूंगा ना तो मम्मी मुझे चॉकलेट देंगी, तो इसका मतलब ही होगा, इसका निष्कर्ष निकल रहा है आपका अपना फायदा। इसमें अपना फायदा देखता है, फायदा नहीं, फायदा, अपना फायदा। ठीक है, अहंकार की अवस्था में आ गया समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड वाली एज पर। सॉरी, ये क्या हो जाता है बार बार। हाँ, हम आते हैं सेकंड वाली स्टेज पर, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है आपकी बाल्यावस्था में, ये चलती है 10 से 13 वर्ष तक, 10 से 13 वर्ष तक, जिसको बोलते हैं परंपरागत अवस्था। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं कि इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म और संस्कृति के आधार पर एवं इनके बनाए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करते हैं। नहीं समझ में आया होगा, आसान भाषा में समझा देता हूं। यानी कि इस अवस्था में बच्चों का जो नैतिक विकास है वो सबसे ज्यादा होता है। सही है, अब बच्चा जो है वो समाज, धर्म, संस्कृति, स्कूल के नियम, जो भी नियम वगैरह हैं, इन सभी को महत्व देता है। वो सोचता है कि समाज क्या है और लोग
क्या सोचेंगे, ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक, अब इस स्तर की जो अवस्थाएं हैं वो स्तर 2 हैं स्टेज की। देखो, एक है आपका प्रशंसा की अवस्था, अर्थात यहां से प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट लिख लेना। प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की अवस्था। ठीक, पहले इसको पढ़ो, फिर मैं आसान भाषा में बताऊंगा आपको। ये भी आसान भाषा में वैसे, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। क्या होता है दोस्तों, इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। बच्चा सोचता है कि बाकी लोग मेरी प्रशंसा करें। बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की उसकी इच्छा रहती है। बालक उसी काम को करता है जिससे उसको प्रशंसा मिलती है। दोस्तों, बच्चा चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। ठीक है, अच्छा इसलिए करता है ताकि उसको अच्छा कहा जाए। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दूं, बच्चा बोलता है कि मतलब कोई भी काम कर रहा है वो, मतलब गलती होगी मान लीजिए किसी दूसरे से, और आप दूसरे वाले बच्चे से पूछेंगे तो दूसरा वाला बच्चा सच बोलेगा आपसे। क्यों सच इसलिए बोलेगा कि वो सोचता है कि वो जो जो पूछ रहा है मेरी तारीफ करे कि बहुत अच्छा बच्चा है भाई ये तो। अब दोस्तों, बच्चा जो है लाइन में खड़ा रहता है स्कूल वगैरह में। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि सब इनको बहुत अच्छा बच्चा है भाई ये तो, सब ये कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है। अर्थात इसमें क्या है, वो प्रशंसा पाना चाहता है। ये जो स्टेज है यानी कि जो स्तर है, इसमें वो प्रशंसा पाने की इच्छा रखता है। ठीक, और आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों, जब हम मेहमान वगैरह आते हैं तो अक्सर हम इंडियन लोग क्या करते हैं, हम छोटे बच्चे स्कूल जाता है, अक्सर यही सवाल होता है कि पढ़ने जाने लगा आपका बच्चा? हाँ। कौन से स्कूल में? उस स्कूल में। पहली बात तो ये होती है, फिर बाद में फीस की बात आती है कि इसमें इतनी फीस जा रही है। कुछ याद बात भी है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा अंकल को वो पोएम सुनाओ इंग्लिश वाली, ये है व्हाट इज योर नेम, इंट्रोडक्शन वगैरह। दोस्तों यकीन मानिएगा, ये आपके साथ भी होता होगा और आपके घर में भी कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड रहेगा आपका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं तथा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक ये सोचने लगता है कि समाज के विरुद्ध किया गया काम अनैतिक होगा। ठीक है, सामाजिक कार्यों की तरफ उन्मुख हो जाता है। आसान भाषा में बता देता हूं मैं आपको, बच्चा नियम को, कानून को मानने लगता है। समाज के खिलाफ वो काम नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं असामाजिक काम करूंगा तो मुझे पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी, लेकिन जो बाहर के सामाजिक लोग हैं वो भी मुझे गंदा कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे माता पिता की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, ये आपका रहेगा। यानी कि बच्चा कहता है कि सड़क पर कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कानून के खिलाफ है और जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना चाहिए। अर्थात इसमें नियम का पालन। ऐसे मान के चलो, ये रेड लाइट है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर रेड लाइट हो गई, तो अगर आप दोस्तों अपनी गाड़ी इस आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चालान कट जाएगा। ठीक, और सामाजिक काम को हमें वरीयता दे दी चाहिए। थर्ड रहेगी आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज साथियों, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, यह अवस्था होती है 13 साल से बाद की अवस्था। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूरा और बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक जो है खुद नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है, निर्धारण करता है। और इस अवस्थाएं की मतलब इस अवस्था में भी 2 स्तर शामिल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आसान भाषा में बता देता हूं। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो आत्मनिर्भर और नैतिक निर्णय लेता है। सही गलत का फैसला वो अपने दिमाग से करता है। नैतिक विकास लगभग इसका पूरा ही हो जाता है इसमें। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था। बालक को कई परिस्थितियों में समाज में समझौता करना पड़ता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक ये मानने लगता है कि हमारे समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, समाज हमारे हितों की रक्षा करता है।
यह समझ जाता है कि समाज के लोगों की सहमति से सामाजिक नियम भी बदले जा सकते हैं। ठीक, आसान भाषा में बता देता हूं। व्यक्ति मानता है कि नियम जो है वो समाज के लिए है। अगर समाज चाहे तो नियम बदल भी सकता है, और जो समाज के बनाए हुए नियम है वो हमारे लिए ही तो हैं, हमारे फायदा तो हो रहा है इसमें। क्योंकि कोई ये कह रहा है कि भैया कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून इसलिए है ताकि सबका भला हो सके। अगर कोई नियम गलत है तो उसको बदला भी जा सकता है। यानी कि इसमें होगा समाज और व्यक्ति दोनों का हित, लिख सकता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब दोस्तों एक पॉइंट और रहा आपका विवेक की अवस्था। इसको हम लोग सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुक्ता के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने, आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण अधिक होता है। यह अवस्था उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था होती है। इस अवस्था के अंतर्गत किशोर में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता विद्यमान रहती है। बालक अपने विवेक पर प्रयोग करने लगता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, मैं बता देता हूं कि व्यक्ति जो है अपने विवेक से निर्णय लेता है और जो सार्वत्रिक नैतिक मूल्य है इसमें विश्वास करता है, जैसे सत्य, न्याय, मानवता, इन सब में विश्वास करता है। दोस्तों व्यक्ति अन्याय के खिलाफ भी खड़ा रहता है, चाहे समाज साथ दे या ना दे। कोई कहता है कि यह कानून है लेकिन यह गलत है, इसलिए मैं इसका विरोध करूंगा। ठीक, अर्थात ये कह सकते हैं कि यह सर्वोच्च नैतिक अवस्था होती है। सर्वोच्च नैतिक अवस्था ये आपकी होती है। ठीक है सर, अब मैं आपको दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं हमने क्या पढ़ा था। प्री कन्वेशनल स्टेज यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, इसको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है डर और फायदा। यह है डर और फायदा, मतलब आसान भाषा में बता रहा हूं। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी आपकी पोस्ट कन्वेशन, सॉरी दूसरी थी आपकी कन्वेशन स्टेज। इसमें है समाज और नियम। नियम। तीसरी है आपकी कन्वेशनल यानी कि पोस्ट कन्वेशनल स्टेज, विवेक और न्याय। ठीक, आशा करता हूं कि इस क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। कोहलबर्ग आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, अच्छे से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको कराऊंगा वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों जरूर लिख के जाना कि हमें क्लास पसंद आई, हमने नोट्स बनाए, या जो भी आपके मन में चल रहा दोस्तों जरूर लिखना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।